संसद में मेरे सहयोगी सांसद निहाल चंद जी, सांसद राहुल जी, सांसद नरेंद्र कुमार जी, मेरे सहयोगी और पूर्व मंत्री राम प्रताप जी, विधायक बिहारी लाल बिश्नोई जी, गुरदीप सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार जी, राम सिंह कसवा जी, राम प्रताप जी, अभिषेक मटोरिया जी, संजू बेनीवाल जी, श्री बलबीर बिश्नोई जी, श्रीमती सरोज जी, श्री राजकुमार हिसारिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में इतने धूप में उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इतिहास में ऐसा इतिहास लिखा है कि वो इतिहास कुर्बानी का है, देशभक्ति का है। इतिहास के बारे में यह कहा जाता है कि इतिहास गद्दी पर बैठकर लोड़ के पीछे टेकते हुए इतिहास लिखा नहीं जाता। इतिहास समर्पण और बलिदान के खून के बिंदु से लिखा जाता है। और आज हम महाराणा प्रताप जी को याद कर रहे हैं कि उनकी कुर्बानी, उनका शौर्य और जिस प्रकार से उन्होंने समर्पित भाव से हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे विरासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वीर योद्धा को मैं सबसे पहले उनके जयंती के उपलक्ष्य में नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सब लोगों को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हम स्वाधीन भारत के नागरिक के रूप में अगर आज जीवित है तो इसका श्रेय वो वीरों को है, जिन योद्धाओं को है जिन्होंने अपने देश के इतिहास को, देश की संस्कृति को, देश की विरासत को जिंदा रखा। उसी प्रकार से हमारे जवान, जो आपसे ये सीमाएं बहुत नजदीक लगी हुई है, और हमारे जवान लगातार इस क्षेत्र से भी बड़े प्रमाण पर देश की सुरक्षा करते हैं। अनेक जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उन सबको भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से उनको याद करता हूं। बहनों और भाइयों, आज आपके क्षेत्र में करीब 2050 करोड़ की लागत से 6 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं सेतु बंधन की योजना में 7 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद निहाल चंद जी, राहुल जी, नरेंद्र कुमार जी मुझे बार बार आग्रह करते थे, वहां आने का, अनेक काम शुरू हो गए, पर भूमि पूजन के लिए भी मैं आ नहीं पाया, क्योंकि देश में इतने काम शुरू है कि मैं यहां आते समय थोड़ी देरी हुई है। मैं आपको क्षमा मांगता हूं, पर एक बात आपको बता देता हूं कि आपने ये जिन्हों तीनों सांसदों को चुना है, वो आपके हर काम के लिए उन्होंने मेरे घर के इतने चक्कर काटे हैं और बेचारों ने इतनी मेहनत और परिश्रम किया है कि उनकी परिश्रम और मेहनत के कारण आज ये चित्र आपको देख रहा है। इसका श्रेय अगर किसी को है तो हमारे सांसदों को है। बहुत बार कुछ कामों में अड़चन आती थी, कभी लैंड एक्विजिशन के कार्यक्रम में अड़चन आती थी, क्लियरेंसेस में अड़चन आती थी, और मैं भी हर बार उनके साथ बैठता था और मार्ग निकलता था, काम होते थे और धीरे धीरे काम काफी बड़े प्रमाण पर हुए। मैं विशेष रूप से राम प्रताप जी को याद कर रहा हूं। मैं वो मंत्री थे और मैं सिंचाई मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। मुझे याद है कि तब हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 23 झगड़े
ये 1960 से चल रहे थे। तब पंजाब, हरियाणा, हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, अनेक राज्यों में झगड़े होते थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकाल में 23 में से 17 झगड़े मैंने निपटाए। मैंने कहा पानी समुद्रों को बह रहा है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, आप झगड़े क्यों कर रहे हो। और बहनों और भाइयों, उस समय जम्मू कश्मीर में भी सतपाल मलिक गवर्नर साहब थे, पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय अमरिंदर सिंह जी थे। मैंने अमरिंदर सिंह जी को कहा कि आप जाइए और वहां करार करके ये भी झगड़ा मिटाइए। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान, ये दो देशों का निर्माण होने के बाद हमारे दोनों देशों के बीच में एक करार हुआ था। करार यह हुआ था कि जो 3 नदियां भारत में बहती थी उसका पानी हमको मिला था और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला था। पर हमारे अधिकार का पानी आज भी पाकिस्तान को जा रहा है और पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता था, दर्द होता था। और उस समय मैंने 2 निर्णय किए कि विशेष रूप से जो इंदिरा कैनाल है उसमें काफी जगह बठिंडा क्षेत्र में आज बादल साहब नहीं है। मुझे बार बार कहते थे हमारी जमीन खराब हो गई, क्योंकि जो हमारा कैनाल था वो फूट गया था, पानी वेस्ट जा रहा था। तब मैंने तुरंत निर्णय किया और 2,500 करोड़ रुपए का सीमेंट कंक्रीटीकरण करके इंदिरा कैनाल के निर्माण की शुरुआत की। और मुझे बताया गया कि ये कैनाल डालने के बाद जो पानी बचेगा वो पानी राजस्थान के करीब 9 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगा, सूखे क्षेत्र में पहुंचेगा और किसानों को पहुंचेगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके साथ साथ मुझे इस बात का विश्वास है कि राम प्रताप जी जब भी मेरे पास आते थे पानी के लिए बड़े आग्रह से, जिद के साथ मेरे को बार बार कहते थे कि पानी हमारी समस्या है, कुछ करो। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, वो जो डैम बन रहे थे बड़े बड़े, वो डैम को मैंने क्लियरेंस दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो डैम के काम अब शुरू हुए हैं और जल्दी ही वो पानी राजस्थान की सीमा तक आएगा। मैंने तो और एक योजना तैयार की थी कि नर्मदा के बाद अनेक नदियों का पानी गुजरात में समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोककर मैं जैसलमेर तक एक बड़ा कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट का एक कैनाल बना रहा था और उस पानी से बहुत जगह पर पूरे हमारे राजस्थान के प्रदेशों में पानी मिल जाता। ऐसी अनेक योजनाएं। मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारे उस क्षेत्र से 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए किसान के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे पता है कि पानी से किसान की कितनी प्रगति होती है, विकास होता है। जब पानी मिलता है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर लग जाता है तो किसान का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं 2004 से एक सपना लेकर लगातार संघर्ष करते हुए आगे आ रहा हूं और वो सपना पूरा होते हुए देखते हुए मेरे दिल को बहुत तसल्ली होती है। मैंने तय किया था कि इस देश का किसान गेहूं, चावल, हमारी सरसों, मक्का तैयार करके किसान की तकदीर नहीं बदली जाती। अगर किसान की तकदीर बदलनी है तो किसान को अन्नदाता तो है ही, पर किसान को ऊर्जादाता बनाना चाहिए। अब किसान ऊर्जादाता बन गया और अभी तो हरियाणा और पंजाब के किसान ये डांबरदाता भी बन रहे हैं। थोड़ा आपके यहां भी आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए। जो परली है, जिसको राइस स्ट्रॉ कहते हैं, हमने पानीपत में
बहुत इंडियन ऑयल के पीछे लगकर एक प्लांट लगाया है और वहां परली से, राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल पैदा होता है और करीब 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है। और अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, कोई भी बायोमास, अगर 20 लाख का ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है उसमें अगर डाल देंगे तो डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा। और मेरी इच्छा है कि इस देश के किसान अन्नदाता तो है ही, ऊर्जा दाता भी बन गए, अब बिटुमिन दाता बने, ये मेरा सपना है। हमारे देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन हमारे यहां हमारी रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। बहनों और भाइयों, हमारा ये 30 लाख टन बिटुमिन हमारे राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, हरियाणा का, कर्नाटक का, आंध्र का और तेलंगाना का किसान अब पैदा करेगा। और वो टेक्नोलॉजी मैं लेकर आ रहा हूं, वो पूरी प्रूवन हो गई और अभी इसके निर्माण से किसान को 30,000 करोड़ रुपए किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं आपने कभी मुझे YouTube पे सुना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसान ऊर्जा दाता है। हम शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाते हैं, मेरे यहां खुद 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनता है। और इथेनॉल इतना ही नहीं तो सी मोलाइसिस, शीरा, इससे भी इथेनॉल बनता है। फिर बी हेवी मोलाइसिस जो 7% होता है शुगर परसेंटेज, उससे इथेनॉल बनता है। अब महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इथेनॉल बनना शुरू हुआ है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट होता है। हमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये अब ये इंपोर्ट नहीं होगा, ये पूरा फ्यूल इस देश का किसान तैयार करेगा। बजाज, टीवीएस और हीरो की गाड़ियां मैंने लाई है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 100% इथेनॉल पर चलती है। अब टाटा की गाड़ी आने वाली है, फ्लेक्स इंजन, टोयोटो की गाड़ी आ रही है, 100% इथेनॉल पर चलेगी, जो ब्रोकन राइस से बनेगा, मक्के से बनेगा। और उस इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। ग्राहक भी खुश होंगे, पोल्यूशन भी कम होगा और किसानों को आमदनी मिलेगी। मेरा सपना है कि 5 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बचाकर ये किसानों के घर में जाए और हमारे गांव सुखी, समृद्ध और संपन्न बने। ये परली से बायो सीएनजी हमने बनाया। मेरा खुद का ट्रैक्टर सीएनजी पे चलता है। मेरे यहां 3 ट्रैक्टर है। एक ट्रैक्टर के पीछे 1 लाख रुपए की बचत होती है। पंजाब, हरियाणा में 135 फैक्ट्री अभी बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की बनाने की उसका काम शुरू है। 26 फैक्ट्री देश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में शुरू हो गई है। बहनों और भाइयों, ये तो सरसों लगाइए, बाजरी, मक्का लगाइए, गेहूं लगाइए, पर जब तक आप ऊर्जा दाता नहीं बनेंगे तब तक गांव सुखी, समृद्ध, संपन्न नहीं होंगे। ये बात जरूर याद रखिए। और इसीलिए मैं अनेक दिनों से कह रहा हूं कि हमारे देश में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी और पावर सेक्टर। और दूसरी एक बात मैं आपको कहूंगा, मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूं, पर अभी तक मुझे 6 यूनिवर्सिटी की 6 डिलीट मिली है, डॉक्टरेट। और ये डॉक्टरेट जो मिली है, 4 जो है वो एग्रीकल्चर साइंस पे मिली है। मैं पानी पे काम करता हूं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मेरे यहां 2 कुएं हैं,
बाजू में नाला था, उसका हमने खोलीकरण रुंदीकरण किया। अब दोनों कुएं में सोलर पंप लगाए 7-7 हॉर्स पावर के, और करीब सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। मैं ऊपर से देख रहा था, थोड़ा थोड़ा हरियाली दिख रही थी, पर यह पर्याप्त नहीं है। राजस्थान की इस भूमि को पूरी तरह ग्रीन करने की जिम्मेदारी आपकी है। फल फूल सब्जियां, ये पानी आएगा तो लगेगी। मैं कनाडा और अमेरिका में हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की ओर से 22 कंटेनर सब्जियां एक्सपोर्ट करता हूं। आपको ताज्जुब होगा कि हमारा आईक्यूए प्लांट है जिसमें 1 साल तक सब्जी वैसी ही रहती है। मैं ये सांसदों को और विधायकों को कहूंगा कि आप आइए, काम देखिए। आपके यहां से जो अनार बनता था, काई भी बार ये अनार हम खरीदते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे देश की 65% आबादी गांवों में रहती है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे देश की 80% आबादी उस समय गांवों में रहती थी। 30% लोग गांव छोड़कर शहर की ओर क्यों गए? क्या खुशी से गए? मजबूरी से गए। गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, गांव में अस्पताल नहीं, गांव में अच्छी स्कूल नहीं, गांव में अच्छी कॉलेजेस नहीं। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाई नहीं है, और बिल्डिंग पढ़ाई और टीचर अच्छे हैं तो बच्चे नहीं है। ऐसी हालत। अब कुछ सुधार हो रहा है, पर बहनों और भाइयों, अब केवल स्मार्ट विलेजेस नहीं, स्मार्ट सिटी भी हमको बनानी है। स्मार्ट विलेज भी बनाना है, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनाने हैं। और मैं खुद अपने क्षेत्र में 2 स्मार्ट विलेज तैयार कर रहा हूं, जहां 24 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे पानी मिलेगा, और अच्छे कंक्रीट के रोड होंगे। वो कठिन नहीं है। और इसलिए गांवों को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना, यही हमारा सबका मकसद है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनकी बात अक्सर दोहराते रहता हूं। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। हम राजस्थान के रास्ते 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर बना के देंगे, ये मैं वचन आपको देता हूं। और फिर रास्ते के कारण राजस्थान भी एक सुखी समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। बहनों और भाइयों, रोड के लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज मुझे खुशी है कि बीकानेर से सूरतगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर 502 करोड़ 172 किलोमीटर, नागौर से बीकानेर 75 किलोमीटर 370 करोड़, फतेहपुर से झुंझुनू 116 करोड़। इसके साथ साथ शिलान्यास है फतेहपुर मंडावा झुंझुनू 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास 264 करोड़। बहुत से हनुमानगढ़ से कैचियन तक 2 लेन पेव शोल्डर 321 करोड़, और राजगढ़ और पिलानी के बीच में बाईपास का निर्माण 147 करोड़। मुझे खुशी है कि आज 7 रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है। एक बीकानेर में है, दूसरा सादुलपुर में है, परिहारा, चूरू सिटी, मुंडवा रोड, नीम का थाना और अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में अनूपगढ़ रोड। ये पूरे 7 आरओबी के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भी हमारे सांसदों ने अपने भाषण में कुछ मांगे की थी, उसमें से हमारे राहुल जी ने कहा था चूरू सिटी का बाईपास, वो जो उन्होंने कहा है सादुलपुर बाईपास, दोनों के बारे में
डीपीआर बनाने की सूचना मैंने दी है और जल्दी डीपीआर बन के ये काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे झुंझुनू के एमपी नरेंद्र कुमार जी ने एक वीयूपी बुधार मोड़ और आरओबी सेतु बंधन के लिए जो कहा रिको फाटक और बक्शा फाटक, वो दोनों भी मैं मंजूर करके जल्दी ही मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देता हूं। जो झुंझुनू बाईपास है साउथ साइड, उसका मैं इवैल्यूएशन करूंगा। इसके साथ साथ निहाल चंद जी ने फ्लाईओवर मांगा है अयोरा नियर शुगर मिल, वो भी मैं वेरीफाई करके उसके भी ऊपर मार्ग निकाल दूंगा। हनुमानगढ़ टू भद्रकाली मंदिर, ये भी उन्होंने मांग की है। बाद में इंटरचेंज इन श्री गंगा नगर ऑन अमृतसर जामनगर, ये भी बात कही है, मैं इसको एग्जामिन करूंगा, तुरंत अधिकारियों से बात करूंगा। सूरतगढ़ टू रवतसार, ये एनएच डिक्लेयर करने की बात है, अभी फिलहाल इसमें थोड़ी अड़चन है, जब भी खुल जाएगा तो मैं पर नक्की करता हूं। सर मैं जो भी घोषणा करता हूं वो डंके की चोट पर करता हूं, जो होने वाला है उसमें संकोच नहीं करता। आप मुझे मुहूर्त दो, ये मेरे हाथ के बाहर का थोड़ा काम है, ये आपको निहाल चंद जी बाद में समझा देंगे, पर मैं ये भी करने की कोशिश, लिखवा लो मेरे पास है, मैं जरूर करूंगा। दूसरी बात, राजस्थान में अर्जुन मेघवाल जी ने भी प्रस्ताव दिए हैं, इन सबको मैं आगे जरूर, ये सब बातें हैं मेरे पास, मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगा। राजस्थान में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ में से जो काम है 16,600 करोड़ का 374 किलोमीटर काम राजस्थान में हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से बहुत बड़ा फायदा राजस्थान के लोगों को मिलेगा। ये जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो आपके क्षेत्र से जाता है, ये करीब 23,000 करोड़ का है। 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये 2023 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अमृतसर से जामनगर के बीच 970 किलोमीटर से 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है। राजस्थान में 14,000 करोड़ की लागत से 637 किलोमीटर 6 लेन 215 किलोमीटर बन गया है। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से होकर यह कॉरिडोर जा रहा है। तीनों रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी इस पे आएगी। और मेरा विश्वास है कि जिन जिलों का मैंने नाम लिया, उसके कारण राजस्थान के विकास की गति 3 गुना 4 गुना बढ़ेगी, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। यह कॉरिडोर से 7 पोर्ट, 9 एयरपोर्ट और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जुड़ेगा। 32 वे साइड एमिनिटीज बनेगी, जिसमें मोटल, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, डॉर्मेट्री, यहाँ के उत्पाद उनके स्टॉल होंगे। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगी और राजस्थान से डायरेक्ट कटरा तक आप पहुंच जाओगे, श्रीनगर पहुंच जाओगे। अभी हम दिल्ली में हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली में देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में। और ये नया रोड जो बनेगा, ये पूरे पंजाब हरियाणा को मुंबई तक लेके जाएगा। तो अब दिल्ली अहमदाबाद रोड नहीं, तो पंजाब हरियाणा का पूरा इंडस्ट्रियल ट्रैफिक आपके प्रदेश से गुजरकर यहां नई डेवलपमेंट होगी। युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के किसानों को, उनकी फसल को, उनकी फल सब्जियों को एक्सपोर्ट करने का अवसर पैदा हो। मुझे बहुत खुशी है
कि अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं हम लोग, जिससे राजस्थान के लोगों को कटरा जाना बहुत आसान होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लुधियाना से अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए मैं 2500 करोड़ रुपए की लागत से 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। यह मार्ग हल्द्वारा से प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगा, राजस्थान के प्रमुख नगरों को पंजाब के प्रमुख शहर लुधियाना से जोड़ेगा और इसी मार्ग को बनने से राजस्थान और पंजाब के बीच कारोबारी गतिविधि वृद्धि होगी और कुल्लू मनाली तक आप तुरंत पहुंच जाएंगे 3 घंटे। 4350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर लंबा लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे दिसंबर 2024 में पूरा होगा और जिसके कारण मेरा विश्वास है कि आप डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली तक जाएंगे। और अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ का 313 किलोमीटर ये बन गया है। राजस्थान से कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवाड़ी, अंबाला से पंजाब जाना आना आसान हो जाएगा। यही कॉरिडोर से कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हरियाणा के नांगल चौधरी को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जुड़ेगा। अंबाला चंडीगढ़ कनेक्टिविटी ये भी हम कर रहे हैं ग्रीनफील्ड, इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मुझे हमारे सांसदों ने कुछ मांगे की थी। निहाल चंद जी ने हनुमानगढ़ जिले में नगराना के स्थानिक नागरिकों और किसानों के आवागमन के लिए अंडरपास के बारे में मुझे बताया है, मैं निश्चित रूप से उसको मंजूर कर रहा हूं। कालूसर से एटा के बीच, ठुकराना में मुसाईगढ़ के बीच सूरतगढ़ थर्मल पावर सीमेंट फैक्ट्री को कनेक्टिविटी देने के लिए उनने कालूसर से एटा के बीच 61 करोड़ की लागत से कट पॉइंट के साथ एंट्री और एग्जिट रैम्प बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। नरेंद्र कुमार जी ने करंगा छोटा में अंडरपास बनाए जाने के संबंध में कहा है, वो प्रस्ताव में मंजूर कर रहा हूं। बाद में नरेंद्र कुमार जी ने फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू में बाईपास निर्माण करने के संबंध में कहा है 264 करोड़ की लागत से फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। पचेरी से झुंझुनू का मार्ग 4 लेन, उसका चौड़ीकरण तथा चिड़ावा सिंगाना का बाईपास का डीपीआर भी बन रहा है। हमारे सुमेधानंद सरस्वती जी ने भी सीकर में कुछ बातें बताई है, वो भी उसको भी मैंने स्वीकार किया है। मैं निश्चित रूप से राजस्थान के विकासों के प्रति बहुत कटिबद्ध हूं और उससे भी ज्यादा मैं एक किसान होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान का अगर कल्याण करना है तो हमें रोड अच्छे बनाने पड़ेंगे। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिवा इंडस्ट्री नहीं आएगी, उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं आएगा और रोजगार नहीं आएगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। मैं हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की हम गरीबी दूर करना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। गांवों को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाकर दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं। मैंने अभी तक 50 लाख करोड़ के काम किए हैं, तुम्हारे यहां भी हजारों करोड़ के काम हुए हैं और कोई कॉन्ट्रैक्टर को मुझे मिलने के लिए आने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपए का करप्शन नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए हम काम कर रहे हैं। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के संस्कारों में मेरे व्यक्तित्व पर संस्कार हुए, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस देश की जनता को सुखी करना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही हुई बातों को हम कभी भूल नहीं सकते। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो मैंने कार्यालय के बाहर लिखा था, राष्ट्रवाद
राष्ट्र सर्वोपरि है, हम राष्ट्र के लिए समर्पित है। राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। और अगर हम सत्ता में रहेंगे तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है, हमारा काम है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन पर, जो अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, वही हमारा उद्दिष्ट है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। जिस दिन तक उसको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उस दिन तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, ऐसा हम समझेंगे। अभी एक विदेशी चैनल मेरा इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। अभी तो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 2 दिन पहले और एक रिकॉर्ड हुआ। मैंने बड़ी बड़ी टनल बनाई, हाईवे बनाए। अगर आप मुंबई में आओगे तो 55 उड्डान पुल मुंबई में मैंने बनाई। वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अब तो खूब एक्सप्रेस, 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, टनल बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं। जब सिंचाई मंत्री था तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। पर मैंने उनको एक ही बात कही कि मेरे जीवन में अगर अच्छा काम अगर कोई होगा तो इस देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा पर या कभी अपने कंधे पे रखकर आदमी आदमी को धोते थे। बरसात में, धूप में, ठंड में जानवरों जैसे दिखते थे वो काम करते समय। और मैं जब मंत्री बना तो मैंने ठान लिया, मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा इस देश में लाई और 1 करोड़ में से अब 99 लाख लोग अब मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं, उनको मुक्ति मिली। अब कोई 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर नहीं रखता, तो इलेक्ट्रिक वैन में रखकर इलेक्ट्रिक कार्ड पर रख के जाता है। तो मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा अच्छा काम है जो गरीबों के लिए समर्पित है। बहना और भाइयों, राज बदलता है पर समाज बदलना चाहिए। ये सूरत बदलनी चाहिए, ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए, युवा के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, देश का इंपोर्ट नहीं बंद हो जाना चाहिए और देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए और देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता और विटामिन दाता बना के लखोपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, गांव समृद्ध और संपन्न बने। और यही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों की आशीर्वाद, शुभकामना और शुभेच्छाएं हमको सतत ये काम करने की प्रेरणा देती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तीनों सांसद आपके लिए लगातार काम करते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी विधायकों ने और सांसदों ने बहुत सी बातें मुझे बताई है, मैं उसका पूरा गंभीरता से अध्ययन करूंगा और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।